नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पश्चिम यूपी की जाट वर्चस्व वाले 8 लोकसभा सीटों पर सबसे पहले चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इसके लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। कई सीटों पर मुख्य दल तक प्रत्याशी नहीं तय कर पाए हैं और ऐसे सीटों पर चुनावी तस्वीर अभी तक धुंधली बनी हुई है। इन सीटों पर 2019 के चुनाव में विपक्षी पार्टियां भारी पड़ी थी, लेकिन जाटलैंड वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखने वाली आरएलडी इस बार बीजेपी के खेमे में है और अब बदले हालात में एनडीए और विपक्षी इंडिया दोनों गठबंधनों के सियासी समीकरण का भी टेस्ट होना है। पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और सभी 8 सीटों पर ये चुनाव होंगे, जहां पर जाट के साथ ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता यहां पर चुनावी नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस रिपोर्ट को देखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी सियासत का जाटलैंड, जहां जातीय समीकरण से ज्यादा जातीय समीकरण मायने रखते हैं और इसी जाटलैंड पर वोटों की फसल काटने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जाटलैंड में बुधवार से चुनाव की औपचारिक शुरुआत हो गई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाटलैंड की 8 लोकसभा सीटें भी हैं, जिनके लिए बुधवार से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये सीटें हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर उतरी है और पार्टी के सामने जाटलैंड की कठिन जमीन पर कमल खिलाने की चुनौती है। इन सीटों पर 2019 के चुनाव में विपक्षी पार्टियां भारी पड़ी थी, लेकिन इस बार बदले हालात में एनडीए और विपक्षी इंडिया दोनों गठबंधनों के समीकरण का भी टेस्ट होना है। जाटलैंड की मुजफ्फरनगर, नगीना जैसी सीटों पर बीजेपी और आरएलडी गठबंधन का टेस्ट होगा। बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बाद इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं सपा को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के समर्थन से जीत की आस। रामपुर, कैराना, बिजनौर जैसी सीटों पर पीडीए वाले समीकरण की परीक्षा होगी। ये सभी 8 सीटें ऐसी हैं जहां जाट के साथ ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता चुनाव नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी यूपी में जाट 20% के करीब हैं, तो मुस्लिम 30 से 40% के बीच हैं। यहाँ दलितों की आबादी भी 25% के ऊपर है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव को भाजपा ने ध्रुवीकरण के हथियार से चुनावी धार दी थी। 2014 में जाटलैंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी 2014 के चुनाव में पश्चिमी यूपी के इलाके में अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी को यूपी में 2014 के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हुआ था और इनमें से भी अधिकतर सीटें पश्चिमी यूपी के जाटलैंड की थीं। पहले चरण की 8 सीटों की ही बात करें तो 2019 में बीजेपी इनमें से केवल 3 सीटें पीलीभीत, कैराना और मुजफ्फरनगर ही जीत सकी थी। जाटलैंड की रामपुर सीट भी अभी बीजेपी के पास है, लेकिन इस सीट पर पार्टी को उपचुनाव में जीत मिली थी। 2019 में मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटों सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीट पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद और रामपुर सीट जीती थी। बीजेपी गठबंधन ने 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण की 8 में से 4 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रखा है, तो सपा ने भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर रखे हैं। बसपा ने पहले चरण की 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर रखी है। पश्चिमी यूपी में पिछले चुनाव से इस चुनाव तक गठबंधनों की तस्वीर बदल चुकी है। 2019 में सपा और बसपा के साथ जाट वोट बैंक वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी विपक्षी गठबंधन में शामिल थी। इस बार सपा का कांग्रेस से गठबंधन है, लेकिन जयंत की पार्टी बीजेपी के साथ है। बसपा किसी दल से गठबंधन किए बगैर अकेले चुनावी मैदान में है। गठबंधनों के बदले गणित से जाटलैंड की सीटों के समीकरण भी उलझ गए हैं। जयंत के साथ अगर जाट वोट बैंक भी बीजेपी के साथ जाता है और बसपा अपना वोट बैंक बचाने में सफल रहती है, तो सपा कांग्रेस गठबंधन की राह मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
जी हाँ, तो चक्रव्यूह के पहले द्वार में पश्चिम के जाटलैंड से प्रवेश होगा और ऐसे में ये साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर विपक्षी दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी चुनौती है, इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है सर। और अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, स्वागत है सर आपका। रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अनिल गोयल जी आपके साथ ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जाटलैंड साधना, पहले चरण का चुनाव और जाटलैंड की 8 सीटों पर चुनाव कितना महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण तो हर एक चुनाव है, हर लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ये माने हम 8 के 8 सीट जीतने वाले हैं। अब आप कहेंगे 8वीं सीट कैसे जीतने वाले हैं? 8 में से 4 सीट हमारे पास पहले से ही मौजूद थी। अब 4 सीटों के अंदर हमारे जयंत चौधरी का हमको साथ मिला है। अब जयंत चौधरी का वोट हमें और मिलेगा, अगर हमारा अपना वोट बैंक है, उन दोनों के आधार पर हम पूरी तरीके से जीतेंगे। आप अगर पिछली बार देखेंगे तो पिछली बार जो गठबंधन थे वो भी आपस में बिखरे हुए। जयंत चौधरी पिछले गठबंधन में थे, वो आज हमारे साथ है। बीएसपी चुनाव अलग से लड़ रही है और इसलिए एक तो रीजन ये है। दूसरा एक उससे बड़ी बात क्या है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने जितना यूपी का विकास करा है और उस यूपी के विकास को देखते देखते, चाहे सड़कें बनाने का मामला हो, चाहे खेतों में पानी पहुंचाने का मामला हो, चाहे गन्ने का भी 2500 कुंटल हमने रेट बढ़ाया है, गन्ने पर के रेट बढ़ाने का मामला हो, किसानों के हित में जितने भी काम करने के मामले, सब मामलों हमने कर दिया है। और आज निश्चित तौर पर इन सब बातों को देखते हुए जो छोटा किसान है वो हमसे पूरी तरीके से खुश है और पूरी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमको वोट मिलेगा। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं वो निश्चित तौर पर आज देश की तरक्की को देख रहे हैं। आज देश की जिस तरीके से तरक्की हो रही है, जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से देश का पूरे विश्व के अंदर नाम हो रहा है, और उसके अंदर वो सब देख रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो हर गरीब से लेकर के ऊपर से तक, विश्व तक अपना परचम फैला रहे हैं, हर बात को ध्यान रख रहे हैं। आज वो देख रहे हैं कि हमारे बेटे, हमारे बच्चे। नहीं, सीधा से बताइए ना सर, 2019 के बाद से अब 2024 में ऐसा क्या बहुत बड़ा बदल गया कि आपको लगता है कि नहीं जी 8 की 8 सीटों पे हम पहले चरण में कब्जा कर लेंगे? ऐसा क्या बदला है? आज हमारे साथ जयंत चौधरी आज हमारे साथ है और आज जो विपक्षी गठबंधन वो बिखरे हुए हैं। नहीं तो आरएलडी के साथ होने से ही आप क्या जाटलैंड पे कब्जा कर लेंगे? इतनी मजबूती आपको मिल गई है? जाटलैंड पर कब्जा करने का विषय नहीं, कब्जा तो वोटर के मन में, कब्जा वोटर के मन में ये बात बैठानी होती है कि देश का भविष्य कहाँ पर सुरक्षित है। आज मैंने आपको बताया, हमने किसानों के हित में जितने काम करे, आज किसानों ने ये देखा है कि हमारे हित में काम हुए, गन्ने के रेट बढ़े हैं। किसान सड़कों पर है, विपक्षी पार्टी कह रही ना किसान तो सड़कों पर है, इससे पहले भी सड़क पे था, आज भी सड़क पर है, कैसे आपको वोट देगा किसान? मैंने अभी आपको कहा छोटे किसान, अगर कुछ बड़े किसान नहीं, ये कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं? छोटे, बड़े, मोटे कैसे आप बता रहे हैं? थोड़ा सा बताइए ना सर। आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम किसान पंजाब का है। हाँ। और सबसे ज्यादा समृद्ध किसान पंजाब का है। अगर हिंदुस्तान के किसानों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा समृद्ध किसान ही पंजाब का ही है और सबसे ज्यादा आंदोलन भी पंजाब का किसान ही कर रहा है। तो ये चीजें जो है वो टीवी डिबेट में कहने की बातें नहीं है जो आप हमसे कहलवाना चाहते हो, लेकिन सही बात यह है कि आज के दिन छोटा किसान खुश है। उसकी फसल बीमा योजना से लिए हमने किसान की सम्मान योजना से उसको लाभ मिल रहा है, उसको यूरिया खाद नीम पोटी का बन करके मिल रहा है उसको। नहीं, जो किसान सड़कों पर है वो बेफिजूल में सड़कों पर है सर। सवाल बेवकूफी ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कुछ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ किसी राजनीतिक दल को फायदा उठाने के लिए। अपना स्वार्थ क्या होता है सर? ये एक किसान अपने स्वार्थ के लिए आएगा, 2 आएगा, 3 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, 100 आएंगे, 150 आएंगे, लेकिन ये जो हजारों किसान सड़कों पर है वो अपने स्वार्थ के लिए है सर? नहीं मिनिया जी, मैंने फिर आपको ये कहा कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस पूरे किसान आंदोलन में अधिकतर पंजाब के किसान ही शामिल हैं, जबकि पंजाब में पहले कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा से ग्रसित होकर के और अपनी चीज को वो राजनीति दूसरे एंगल से करें, तो वो विषय नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ आज छोटा किसान खुश है, आज किसान खुश है, आज जवान खुश है, आज देश की जनता खुश है, आज देश का विकास देख रहे हैं
देखिए अशोक जी, आज देश की जनता खुश है, देश का किसान खुश है, देश का युवा खुश है, देश की महिलाएं खुश है। कह रहे हैं जाट लैंड पे हमारा कब्जा है, 8 की 8 सीटों पर हम कब्जा करेंगे। क्या करेंगे? देखिए नेहा जी, इस तरह के सपने देखने का अधिकार तो सबका है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भी है। देखिए, जो स्थिति इस देश में आजादी के बाद से अगर आप देखेंगी तो जितना उत्पीड़न किसानों का मोदी सरकार में हुआ है उतना उत्पीड़न आज तक नहीं हुआ था। यही मोदी सरकार 700 किसानों के मौत के बोझ तले दबी हुई है। इसी मोदी सरकार ने 700 से ज्यादा किसानों की मौत की जिम्मेदारी इसको लेनी पड़ेगी। इसी मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, आपको याद होगा जब 2022 के लमसम जब आमरण अनशन किसानों का खत्म हुआ था, तो इस मोदी सरकार ने आश्वासन दिया था, जो तथाकथित मोदी गारंटी की बात होती है, यही मोदी गारंटी किसानों को दी गई थी कि हम एमएसपी देंगे। और एमएसपी के साथ जो जो वादे किए गए थे, जिन जिन चीजों की गारंटियां दी गई थी मोदी जी की सरकार के द्वारा, उन्हीं गारंटियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसान फिर से धरना दे रहा है। अब फिर से वही दुश्वारियां झेल रहा है जो इसके पहले झेल रहा था। वही कील और कांटे, वही बम और गोले, वही आंसू गैस गोले, वही सारी चीजें देख रहा, पैलेट गन। तो देखिए, किसानों के साथ जो जो अत्याचार इस सरकार ने किए हैं, अब इसको अगर ये कह रहे हैं कि नहीं हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतने किसान आएंगे, वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं। मुझे लगता है पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए 700-800 लोग अपनी शहादत नहीं दे सकते। पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं हो सकते। ये उनका दर्द है, उनका दुख है, उनकी जलालत जो आपने किया है उनके साथ, वो परिलक्षित हो रहा है कहीं न कहीं। इनको ये इस चीज का अहंकार है। ये तो देखिए ना, ये तो जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि जो चुनाव से पहले 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले भी आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पश्चिम में, यूपी में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली थी। आप तो तब भी कह रहे थे कि देखिए किसानों के साथ अन्याय हुआ, किसान सड़कों पे आ गए, किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आउटपुट क्या निकल के उसका सामने आया? यही कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें गई यूपी के विधानसभा चुनाव में, पश्चिम यूपी से। नेहा जी, आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है जो आप उठा रही हैं, क्योंकि जब जो किसानों का आंदोलन जब खत्म हुआ था तो आपको याद होगा कि उनको आश्वासन दिया गया था। वही बात मैं कह रहा हूँ, गारंटी दी गई, मोदी गारंटी जिसको लोग कहते हैं कि नहीं हाँ, आप जो है अपना आंदोलन वापस लीजिए, हम आपकी फला मांगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस आधार पर किसानों ने फिर से उनके ऊपर भरोसा किया और विधानसभा चुनाव में उनको वोट दिया। लेकिन बात नहीं था, ये मोदी की गारंटी नहीं, मोदी का जुमला है। तो अब वो जुमला को जो गारंटी मांग रहे, जो किसान मान बैठे थे, अब उस बात को लेकर के जब आंदोलन कर रहे हैं फिर से किसान, तो देखिए किसानों का तो धोखा देके वोट लिया गया 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद आप जो कर रही हैं। और उसी चुनाव के पहले आपको याद होगा किस तरह से इनके गृह राज्य मंत्री का लड़का ऊपर गाड़ी भी चढ़ा देता है। और ये सारी चीजें होने के बाद अभी जो नया जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस में है, उनको ये लग रहा है कि आरएलडी के आने से हम 8 की 8 सीटें जीत ले जाएंगे। लेकिन देखिए नेहा जी, मैं स्पष्ट बता दूं कि चलिए उनको तो ये लग रहा है, ठीक है, अच्छा ये बताइए, चलिए उन्हें तो ये लग रहा है कि 8 की 8 सीटें वो जीत लेंगे, आपको नहीं लग रहा कि आपको नुकसान होगा? देखिए नेहा जी, नुकसान और फायदा एक गठबंधन के समीकरण से नहीं अब डिसाइड होने जा रहा, क्योंकि सिर्फ 2 तरह की विचारधाराएं इस देश में जा रही हैं। एक मोदी सरकार की जो आताताई नीतियां हैं, एक विचारधारा उसकी है, दूसरी इंडिया अलायंस की जो नीतियां उसके साथ। इसमें कोई भी अगर गठबंधन का दल का साथी इधर से उधर हो जाए नेहा जी, लेकिन वो उनसे जुड़ी हुई जनता इधर से उधर नहीं हो रही है। आपको याद होगा सतपाल मलिक साहब जब हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनके पैर में फोड़ा वगैरह हो गया था, उसी समय उनके घरों पर रेड डाल रही थी मोदी सरकार। और रेड क्यों डाल रही थी? वो विसिल ब्लोअर थे, एक मामला था जब वो गवर्नर थे, तो उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि फला चीजें हुई है। लेकिन ये सरकार को सिर्फ और सिर्फ सतपाल मलिक को टारगेट करना था। और सतपाल मलिक जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो बहुत बड़े नेता है, किसानों के बहुत बड़े नेता हो। लेकिन ये सरकार को यह है कि हमें यस मैन चाहिए, हम कोई भी गलत चीज करें, आप हमारे हाँ में हाँ मिलाइए। तो जाट समाज बहुत आंदोलित समाज है, बहुत निर्भीक समाज है। वो समाज जान गया है कि इनकी गारंटी नहीं थी, जुमला था, और लगातार इन्होंने 10 सालों तक शोषण करने का काम किया है। अब अगर कोई दल उनके साथ चला गया है, उस दल के साथ जाने से उनको लेस मात्र भी फायदा नहीं होने जा रहा है। ठीक है रोहित जी, सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर
कि किसानों की पार्टी कही जाती है आरएलडी, किसान आज सड़क पर है, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ लामबंद है, लेकिन ऐसे में आप उसी सरकार के साथ गठबंधन में चले गए। कहीं आपको 4 सीटें मिल रही थी, आप 2 सीटों पर ही मान गए। इतनी भी क्या मजबूरियां थी? अगर किसानों का ही मसला है तो सर अब क्या जवाब दीजिएगा, क्या कहिएगा किसानों से? नहीं रितु जी, एक बात समझनी पड़ेगी हमको और आपको कि किसान कहाँ पे है सड़कों पे। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के कार्यकर्ता कहाँ है? अखिलेश यादव जी कहाँ है? कहीं दिख रहे हैं आपको किसानों के बीच में? कोई फोटो दिखी है आपको? राहुल गांधी जी की कोई फोटो देखी आपने किसानों के बीच में खड़े हुए? अगर किसान आंदोलन कर रहा है तो विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? टीवी डिबेट में आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और डेली एक बढ़िया एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसानों के संघर्ष करने का काम सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ने किया, निरंतर किया, और हमने सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करने का बेड़ा उठाया। जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, ये करोड़ों किसानों का सम्मान था, ये करोड़ों चौधरी साहब के अनुयायियों का सम्मान था, और मोदी जी ने स्वयं कहा कि वो चौधरी साहब की विचारधारा पे आगे बढ़ना चाहते। तो ऐसी स्थिति में हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों का सम्मान करने वालों के साथ हैं, और हम चाहे विपक्ष में रहें चाहे हम सत्ता में रहें, हम निरंतर संघर्ष करने का काम करेंगे। देखिए, हमने जब विपक्ष में थे तो हमने सड़कों पे संघर्ष किया, अब हम सत्ता में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि किसानों की जो भी मांगे हैं उसको हम कहीं ना कहीं सॉल्व करवाएं। आज आपको कहीं चुनाव दिखाई पड़ रहा है, कहीं आपको लग रहा है चुनाव हो रहा है? विपक्ष पूरी तरीके से हताश हो चुका है, इनके पास ना मुद्दे बचे हैं, ना नेता बचे हैं, ना नीति बची है। इनके पास यहाँ तक की स्थिति है कि अभी ये सतपाल मलिक जी का नाम ले रहे थे, कहाँ से चुनाव लड़वा रहे हैं सतपाल मलिक जी को? बताएं सपा के प्रवक्ता, पूछे इनसे, सतपाल मलिक जी सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मतलब अब आप सोचिए कि मतलब ये स्थिति है समाजवादी पार्टी के लोगों की कि आपके पास खुद के नेता भी नहीं है, खुद की नीयत भी नहीं है ना, और ना ही आपके पास मुद्दे बचे हैं। आप तो चुनाव पहले ही हार चुके हैं। 4 जून को 400 पार का जो नारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो कैसे पूरा होगा ये आप देखिएगा। 80 की 80 उत्तर प्रदेश की सीटें एनडीए गठबंधन आपको हुआ कि देखिए ये तो हारने वाला गठबंधन है, इसके पास नहीं जाना या इसके साथ नहीं रहना, अब मूव करना चाहिए या दूसरी तरफ मूव करना चाहिए? हाँ, देखिए, जब इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया तो बैठकें शुरू हुई। बैठकें शुरू होने के बाद उन बैठकों के अंदर कोई किसी तरीके का सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा था। वो जो बैठक बुलाई जाती थी वो सिर्फ एक मीडिया मैनेजमेंट के लिए, दिखावे के लिए बुलाई जाती थी। हमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था कि ये बैठक कोई सकारात्मक तौर पे जा रही है। कांग्रेस के युवराज एक गैर राजनीतिक यात्रा लेके निकल दिए। जब आपको अपने घटक दलों के साथ, जो आपके सहयोगी दल बनने जा रहे थे, उनके साथ आपको बैठ के आपको वार्ता करनी थी, उस समय आप चल दिए सड़कों के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जब आप सीरियस ही नहीं है जनता के प्रति, जब आपको सड़कों पे रहना था तब आप विदेश चले गए, और जब आपको अपने सहयोगी दलों के साथ बात करनी थी तब आप गैर राजनीतिक यात्रा लेके निकल गए। तो आप नॉन सीरियस अगर आप राजनीति करना चाहते हो तो जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते ना। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमने अपने आप को इनसे अलग करना ही बेहतर समझा। ठीक है, एक सीधा सवाल मेरा यहाँ पे अनिल गर्ग जी आपसे है, क्योंकि अगर हम जातिगत आधार पर देखें या धर्म के आधार पर देखें तो सर पश्चिम यूपी में जाट 20% है, मुस्लिम 30 से 40%, जबकि दलितों की संख्या यहाँ पर 25% है। ऐसे में अगर ये कहा जाता है कि देखिए जाट लैंड पर जाटों का कब्जा है, लेकिन निर्णायक भूमिका में वहाँ पे अल्पसंख्यक जिसे कहा जाता है मुस्लिम वो भी है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने कहा कि जो आपने अभी परसेंटेज बताई, अगर हम इसी डेटा को भी यथार्थ में मान लेते हैं तो 2014 में तो मुस्लिम में नहीं था कि नॉमिनेट कर सके। 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी 8 सीटें जीती तो किसके दम पे जीती? 2013 में जो मुजफ्फरनगर में हुआ सबसे ज्यादा सीटें जीती। तो मेरा कहना है जो ध्रुवीकरण हुआ, उस ध्रुवीकरण का असर यह था कि मुस्लिम वोट उनको 0 मिला, उसके बावजूद वो सभी सीटें जीतने में कामयाब हुई नहीं। एक फैक्टर काम नहीं करता, विनिंग फैक्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स का काम करता है। अगर हम एक ही बात को लेकर चलेंगे तो जीत नहीं सकेंगे। आप देखिए 2019 में सही से जो पीडीए आज चर्चा कर रही है वो बन गया था। 2019 में एसपी को 60 में थी तो एसपी को अल्पसंख्यक वोट और पिछड़े वोट मिल रहे थे, बीएसपी को अल्पसंख्यक और दलित वोट मिल रहे थे, और जेट लाइन के जेट वोट भी उनको मिल रहे थे जिसको आरएलडी प्रतिनिधित्व कर रही है। तो कुल मिला के जिस वोट परसेंटेज की आप बात करी थी वो मैक्सिमम इस ग्रुप के पास था, इसलिए 8 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब हुए। लेकिन अब वो स्थितियां बिल्कुल डिफरेंट हो गई है।
अगर आप इसी परसेंटेज पे जाए तो आप देखिए जाटों को नुमाइंदगी करने वाली बड़ी पार्टी ऑलरेडी उनके साथ रही है, अल्पसंख्यकों और दलितों की एक बड़ी नुमाइंदगी करने वाली बीएसपी उनके साथ रही है। अब फिर एसपी बेचारी क्या करे, कांग्रेस के पास वहां पे कुछ नहीं है, एसपी अकेली कितनी ताकत से लड़ेगी, तो एसपी कमजोर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात है, एक बड़ा फैक्टर जो अभी आप चर्चा नहीं की, उत्तर प्रदेश में और वैसे तो पूरे देश भर में ही जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, उसके बाद पूरा देश जो राममय हो गया, वो जो 2014 में फैक्टर कामयाब हो रहा था ना, वो उससे बड़ा फैक्टर आज के दिन है। तो फैक्टर को कैसे हम भूल सकते हैं? और मुझे लगता है ये सब फैक्टर को देखते ही आरएलडी को लगा कि 7 सीटें छोड़ के 2 सीटें लेना बेहतर है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जयंत चौधरी को समझ में नहीं आ रहा कि किसके साथ खड़े होकर जीत मिलेगी। जयंत चौधरी हम और आपसे ज्यादा समझदार है, उन्होंने स्थिति को भांप लिया कि जीत किस तरह है, इसलिए तो वो उस तरह चले गए। नहीं तो बता 7 और 2 का तो कोई मुकाबला नहीं है। और एक बड़ा फैक्टर है, इन पूरे 5 सालों में जो लाभार्थी हुए, लाभार्थी अधिकतर उस वर्ग से है, या तो मुस्लिम से या दलित वर्ग से है, तो लाभार्थी को बड़ा फैक्टर है। एक बात समझे भैया जी, जब पेट में आग लगती है ना, तो आग बुझाने वाला इससे बड़ा भगवान कोई नजर नहीं आता। तब आपको कौन से मजहब से है, कौन से जाति से, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी पेट की आग बुझाने में कौन सा बड़ा था। तो उनको फिर बीजेपी याद आती है, चाहे वो आपकी उज्ज्वला योजना, चाहे टॉयलेट बनाने की योजना, चाहे मकान बनाने की योजना, चाहे सब्सिडी योजना हो, चाहे किसान की आपकी सम्मान राशि हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य के लिए आरोग्य योजना, यानी ये सारी योजना गरीब लोगों से जुड़ी हुई है। और इसका कहीं ना कहीं चाहे वो आपके 80 करोड़ जनता को राशन देने का मामला, ये सारी गरीबों से जुड़ी हुई योजना है। और इसका आंशिक रूप से या पूरे से गरीबों को इसका लाभ मिला है। तो लाभार्थी जो है फिर अपने ऊपर है, बीजेपी के और एनडीए के पक्ष में वोट करता है। तो मुझे लगता है इन सारे फैक्टर्स को करके अगर बीजेपी के साथी कह रहे हैं वहां से जीतेंगे, तो उनकी बात में कुछ ना कुछ ताकत तो दिखती है। ठीक, किसान अगर सड़कों पर हैं तो सपा कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है? इन पार्टियों को तो उनके साथ होना चाहिए। ये तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीनी हकीकत तो उससे कोसों दूर है। देखिए नेहा जी, किसान सड़कों पे है, पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ है। रह गई बात सपा की या कांग्रेस की या जिसकी बात हो रही है, ये गैर राजनीतिक उनका आंदोलन है, ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन किसानों का नहीं है। तो किसानों के आंदोलन में कोई राजनीतिक दल जाके क्या करेगा? किसानों के साथ हम लोग मॉरली खड़े। किसान तो यही कह रहे हैं ना, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर किसी और सरकार, लेकिन वो तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कह रहे सरकारें तो चाहे कोई भी रही हो, लेकिन हमारा भला तो आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस के गठबंधन भी तो आपके ही साथ है, लेकिन उन्होंने कौन सा भला किया? नेहा जी, कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम ऐसा कोई कार्य नहीं किया नेहा जी कि 700 किसानों की शहादत देनी पड़े। इतना महान कार्य इसी मोदी सरकार के देन। रह गई बात, इसी मोदी सरकार ने क्या कहा था, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो दोगुनी तो आपने नहीं किया, लेकिन उनके किसानों की खाद की बोरी से 10 किलो खाद चोरी कर लिया। किसानों की शहादत के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप अभी भारत रत्न की बात सुन लीजिए। अनिल गर्ग जी जवाब दीजिए, माफ कीजिएगा गोयल जी, अनिल गोयल जी जवाब दीजिए। किसानों की आय दोगुनी होने की बात तो कही थी आप लोगों ने, और ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे मसलों का क्या नहीं लगता कि आपको जाटलैंड पे असर पड़ेगा? नेहा जी, पहली बात तो ये है कि किसानों की आय बढ़ी है और सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करा है। वो ठीक है कि कुछ विपक्षी दलों ने जितने रोड़े अटकाने काम करा था उन्होंने रोड़े अटकाए हैं, उसके बावजूद भी किसानों की आय बढ़ी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप जो कह रहे थे हम क्यों जीते, आज आप ये देख रहे होंगे कि कांग्रेस के जितने भी बड़ी लीडरशिप है, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सब चुनाव से भाग रहे हैं। यानी कांग्रेस में भगदड़ तो मची हुई है, कांग्रेस को लोग छोड़कर भाग तो रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस में है वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। चाहे उसके अंदर खड़गे जी हो, चाहे उसके अंदर सोनिया गांधी जी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, जो इनके सचिन पायलट जैसे नेता हो, वो सब कह हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब सीधी है कि कांग्रेस को हार साफ दिखाई दे रही है। और जब कांग्रेस को हार साफ दिखाई दे रही है तो कोई भी डूबती नाव में बैठना नहीं चाहेगा। अभी आपने एक बात कही कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत अधिक हैं, लेकिन इसके अंदर भी 3 तलाक का जो हमारी मुस्लिम बहनों को लाभ मिला है, तो उसका फायदा भी सीधा बीजेपी को मिलेगा। कि आज मुस्लिम महिलाएं अगर बात करें तो वो अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रही हैं। उनको लगता है कि हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन 3 तलाक की वजह से आ रहा है। तो एक बात, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप ये कोविड काल, जब कोविड काल हुआ, 3 तलाक कब लागू किया गया था बताइए ना?
क्या चीज? 3 तलाक कब लाया था ये कब लाए थे? कब लाए थे? 3 तलाक पर जो 3 तलाक को दे देते थे उस पर पाबंदी 3 तलाक नहीं दे 2019 के सकते। चुनाव से पहले ना सर, उसके बाद तो 2019 का चुनाव हुआ ना, तो उसका असर तो लास्ट तक रहेगी, आगे नहीं पड़ा ना सर। 9 सीटें आपने लॉस की थी, 9 सीटें आपके हाथ से गई थी झारखंड में। नेहा जी आप एक बात बताइए, हर चीज का अभी जैसे हमने नारी अभिनंदन बिल पेश करा है, महिलाओं को राजनीति में हमने आरक्षण दिया है, इसका लाभ भी हमको मिलेगा। दिया नहीं है अभी दिया नहीं है, अभी लागू नहीं हुआ। जब आप लोकसभा में पारित हो गया हाँ। तो निश्चित तौर लागू हो गया, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है पास करने वाली। भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में लागू कर रही है क्या? क्यों नहीं कर रही? हमने दिल्ली में 7 में से 2 महिलाएं लड़ा रहे हैं हम। अब दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश में बताइए ना कितने फीसदी दे रहे हैं? 7 में। अब देखो नेहा जी, ये विषय है कि जब इस नियम लागू हो तो उस हिसाब से यानी आज भी महिलाओं को ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, आज भी महिलाओं को हम ज्यादा सम्मान देना और सम्मान कहना दोनों में अंतर है ना सर, वो सब बातें मत करिए ना। पार्टी में कितने फीसदी महिलाओं को टिकट दे रहे हैं वो बताइए ना। महिलाओं में दे ना हमने 7 में कितने से 2 फीसदी देंगे? महिलाएं, 7 में से 2 महिलाएं बीजेपी दिल्ली में हम लड़ा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी जो में 7 में से 2 ये सीटें आप हम लड़ा रहे अधिनियम हैं। लेके आए हैं सर, जो कानून लेके आए हैं, ये बताइए मुझे, उसके तहत देंगे क्या? नहीं दे रहे ना, अभी नहीं लागू हुआ ना। हम दे रहे हैं ना कि हमने दिल्ली में तो दिया नहीं दे रहे हैं सर, नहीं दे रहे हैं। दिल्ली में दूसरा देंगे ना तब बताइएगा, अभी नहीं दे रहे हैं आप, अभी वो लागू ही नहीं हुआ। लाके रख दिया, एक लॉलीपॉप है, उसके बाद लागू जब होगा तब बताइएगा। वो पहले लागू होगा, वो पहले परिवर्तन होगा, देश की नई नई सीटें बनेगी, उनमें कौन सी महिलाएं हो सकती है, जहाँ महिलाएं ज्यादा है महिलाएं तो इसी सीटों पर तो लागू होगा, उससे लागू होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं। कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। प्रक्रिया को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, जनता ये देख रही है, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती थी तो सफाई के अंदर रंग रेगले बनाती थी, उनको देश की, उनकी उत्तर प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं था, उन्हें अपने ऐशोआराम से मतलब था। सत्ता से बाहर आई, अब सफाई में आंदोलन, सफाई में इन्होंने जो उत्सव बनाने थे वो बंद कर दिए, क्योंकि ये सरकारी पैसे दुरुपयोग करना, सरकारी पैसे का अपने चीजों को ठीक करना, ये समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं। आज भारतीय अशोक जी देखिए, तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप तो डूबती नाव में सवार हो गए। कांग्रेस पार्टी जो है वो डूबती हुई नाव है, जो खुद ही डूब रही है, वो आपको क्या बचाएगी? नेहा जी टिकट वापसी की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के 3 लोगों ने टिकट वापस नहीं किया है, इनको शायद याद नहीं है। एक इनके प्रत्याशी गौतम गंभीर दिल्ली से उन्होंने टिकट वापस किया, एक इनके प्रत्याशी थे वेस्ट बंगाल से पवन सिंह उन्होंने वापस किया, और तीसरे प्रत्याशी उपेंद्र रावत ने वापस किया। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, गौतम गंभीर ने तो पहले कह दिया था चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो टिकट वापस, अभी देखिए, अभी ये लोग ये कह रहे थे सरकारी धन के लूट की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि इनको ये चीज बोलने में कम से कम सोचना चाहिए। देश की आजादी के बाद से इस स्तर पर एक कानून बना करके देश को लूटने का काम अगर किसी दल ने किया नेहा जी, तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और डंके की चोट पर लगातार कहते रहे माननीय मोदी जी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बात क्या कर रहे हैं? देश का धन भी लूटूंगा और देश का धन लुटवाऊंगा भी, लेकिन कानून बना के लूटूंगा। मैं पहले कानून बना लूंगा ताकि मैं फंसू न, उसके बाद लूटना शुरू करूंगा। आज अगर हम कहते इस बात को तो आप कहते नहीं, हम विपक्ष के लोग हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ब्लैक मनी का एक मनी लॉन्ड्रिंग है, एक काले धन को सफेद धन बना रही है मोदी सरकार। आप इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में कहीं नहीं है, और ये ऐसा लूट है, ये ऐसा लूट है, लीगलाइज लूट है। अब इस लीगलाइज रूप से सरकार बदलेगी नेहा जी, आप देखेंगे जब इसकी जांच होगी स्पष्टता से, तो आपको पता लगेगा कि आजाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर भी है रोहित जी। अब किसानों के बीच जाना या लोगों के बीच जाना, खासतौर पर पश्चिम यूपी में मुश्किल रहेगा क्या? लोगों को समझाना कि देखिए जो मौजूदा सरकार है आपके हित के लिए, आपके भलाई के लिए कार्य कर रही है। रोहित जी को दिखाई जाए स्क्रीन पे। रोहित जी, कितना मुश्किल रहेगा ये? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि जनता को बेवकूफ समझना ये बंद कर देवे, क्योंकि जिस तरीके से ये समझते हैं कि कुछ भी बोल के चले जाएंगे और जनता इनको वोट दे देगी, तो मुझे लगता है हमारे देश की जनता। राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने महिलाओं का अपमान किया, सीधे उन्होंने कहा ना, स्पेसिफिकली बोला है उन्होंने कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है जिससे हम लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल स्पेसिफिकली उन्होंने महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। और पूरी कांग्रेस पार्टी
उसके बचाव में आज लगी हुई है। देखिए, आज लोकतंत्र का जो एक पर्व है वो अनाउंस हो चुका है। आज हम जब आप डिबेट कर रहे हैं तो आज पहला दिन है नामांकन का। कहीं आपको चुनाव दिखाई पड़ रहा है? कहीं आपको लग रहा है विपक्ष चुनाव लड़ रहा है? अभी भी ये क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, इसके पास कोई मुद्दे नहीं है कि अब जनता से क्या मांगे, किस नाम पे वोट मांगेंगे। अब ये बातें खत्म हो चुकी हैं। सही वक्त रहते ही आप लोगों को समझ आ गई कि देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है, ये वक्त रहते ही आरएलडी ने समझ लिया। नहीं, देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि चुनाव के समय ही गठबंधन बनते बिगड़ते हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी ने भी तो 2017 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था और 19 और 22 में उस गठबंधन को नकार दिया था समाजवादी पार्टी ने। साफ साफ उस समय हमारे साथ थे अखिलेश जी और साफ साफ वो कहते थे कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। आज आप पुनः कांग्रेस के साथ हैं, आपका भी तो एक नया गठबंधन है। आपके पास जो 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर बीएसपी थी, राष्ट्रीय लोकदल था, दोनों नहीं है। और कांग्रेस जो नहीं थी आपके साथ वो आज आपके साथ है 2024 में। तो आप खाली हमारे गठबंधन को क्यों देखते हो कि हमने गठबंधन बदला तो समाजवादी पार्टी में भी गठबंधन है। तो ऐसी स्थिति में अब तो हम जनता के मंदिर में जा चुके हैं, उस लोकतांत्रिक त्योहार में जा चुके हैं। अब तो जनता को निर्णय देना है और जनता बताएगी कि 4 जून को 400 पार होता है या विपक्ष की नैया पार होती है, जो कि कहीं से होती हुई दिख नहीं रही। क्योंकि जब गांधी परिवार ही अगर चुनाव से भाग जाए, जब इनको अमेठी और रायबरेली के अंदर कैंडिडेट उतारने में तकलीफ होने लगे, जब अखिलेश यादव जी कहते हैं मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं तो मैनेजमेंट करूंगा, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि इनके कार्यकर्ता कहीं रोड के ऊपर किसी कॉन्फिडेंस के साथ उतर पाएंगे? तो देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है। अशोक जी, ये आपके पुराने साथी है, हम तो कुछ नहीं कह रहे, ये आपके पुराने साथी है, यही आपको बता रहे हैं कि आईना क्या है, तस्वीर क्या है, हकीकत क्या है। हम तो इनके साथ में बताते थे कि रोहित भाई जब हमारे गठबंधन में थे तो बड़े शालीनता से बात रखते थे, और अब जैसे ही उधर चले गए हैं ये शालीनता इनकी कुछ कम हो गई है। ये टीवी डिबेट में बिल्कुल भाजपा लैंग्वेज में मतलब कितनी शालीनता से बोल रहा हूं भाई, मतलब मैं देख रहा था शालीनता से क्या बोल सकता हूं, बताइए मुझे। उतर गए थे, मैं कितनी शालीनता से डिबेट कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप कह रहे हो शालीनता कम हो गई है। ये तो गलत बात है ना। आप हमारे साथ थे तो सब मीठा मीठा था, अब हम आपके साथ नहीं रहे तो सब कड़वा कड़वा हो गया। एक ही दिन में ऐसे नहीं। ऐसा देखिए नेहा जी, हमारे रोहित भाई वो बात भूल गए। आपको याद होगा 2014 का वो दिन जब स्वर्गीय अजीत सिंह जी का सामान निकाल के फिर बाहर फेंका गया, उसमें देश को बीजेपी 1989 भी याद है, उन्होंने मांग किया था, उन्होंने मांग किया था कि आवाज को देश को वो भी याद है, लेकिन पुरानी बातें पीछे छोड़नी पड़ती है। उन्होंने अपने पुरानी बातें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी वोट के लालच में भारत रत्न से नवाजने का काम किया है। यही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चौधरी साहब के लिए संग्रहालय की मांग करने वाले स्वर्गीय अजीत सिंह के सामान को उठा के बाहर फेंकवा दिया था। अभी कितना दिन हुआ इस घटना को? 10 साल हुआ मुश्किल से। नहीं आगे यही योगी सरकार, क्योंकि देखिए अजीत अरे जयंत जी ठीक है विपक्ष में है, लेकिन शालीन नेताओं में उनकी गिनती होती है। के साथ जिस तरह से बर्बरता किया इसी योगी सरकार ने, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, किस तरह से लाठीचार्ज किया गया, बेचारे किसी तरह से बचे। तो इस इतना घटनाक्रम होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर आरएलडी के साथ पैचअप हो गया तब, तो हमारा कांग्रेस को तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हमारा कांग्रेस को ऐसा कुछ हुआ नहीं था। चुनावी मैटर था, वो मैटर खत्म हो गया, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो नहीं, अब तो वो बीत गई सो बात गई वाले फॉर्मूले पे चल रहे हैं रोहित जी, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक बात है। आपको देश के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। हमने क्या समाजवादी पार्टी के साथ 1989 में जो मुलायम सिंह जी ने अजीत सिंह जी के साथ किया, क्या वो हमने नहीं बुलाया? वो बुला के हमने आपके साथ गठबंधन किया ना, हमने आपको दूसरा मौका दिया। हम कब तक पीछे की बातों के ऊपर हम ये कहते रहेंगे कि हम अपनी जनता के साथ हम दगा करते रहें? भाई ठीक है, देखिए कोई एक घटना हुई जो 2014 की इन्होंने बात की, तो 2014 की घटना बीत गई, वो बहुत पुरानी बात हो गई। उसके नाते हम उस चीज को ड्रैग नहीं कर सकते हैं। कब तक ड्रैग करवाना चाहते हैं आप हमसे कि हम उस बात को लेके हम इनसे नाराज रहें? हमको जनता का हित देखना है, हमको बड़ी लकीर खींचनी है। दूसरी बात इन्होंने कही कि लाठियां चली जयंत चौधरी जी के पास, बिल्कुल चली मित्र, जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठियां चली। हाथरस में दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए जयंत चौधरी जी गए थे, और हम सड़कों पे संघर्ष करते हैं, ये लाठियां उसका सबूत है। और वो जो हमारे शरीर पे निशान है लाठियों के, ये गवाही दे रहे हैं कि हम सड़कों पे संघर्ष करते हैं। आप बताइए, आपको कब लाठी पड़ी, कब आप सड़कों पे उतरे जो आपको लाठियां पड़ी हो कि आपने संघर्ष किया जनता के? अनिल गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ी ना राजनीति। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। नेहा जी, एक तरफ
वो लोग हैं जो देश की सेवा करने वाले, एक तरफ वो गठबंधन के लोग हैं जो हमारे किसान नेता हैं जगदीप धनखड़ जी, उनको पर उचित टिप्पणी करते हैं उपराष्ट्रपति होते हुए, और वो इनके गठबंधन में शामिल है। तो वहाँ के जो उत्तर प्रदेश का लोग हैं जो देखते हैं, ये कैसे तय होगा कि एक तरफ वही लोग हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, ये कैसे तय होगा? मैं बोल बस आप ये जो ममता बनर्जी के लिए उपराष्ट्रपति मेरी करीब तो उनको मजाक उड़ा रहा था, तो वो भी तो देख रहे हैं कि उन्हें किसान पत्रकार वो ये मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ जो इनके गठबंधन में शामिल लोग हैं गठबंधन में लोग उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाला कहते हैं, और ये कांग्रेस के गठबंधन में लोग शामिल हैं। मतलब कांग्रेस के गठबंधन में कौन लोग शामिल हैं? जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की बेइज्जती करते हैं। इनके गठबंधन में कौन शामिल है? जो किसान के बच्चों की बेइज्जती करते हैं। तो ये साफ देख रहे हैं कि ये जो पार्टी है वो सिर्फ सत्ता में नहीं है, अपने परिवार को बचाने के लिए, सत्ता भार भोगने के लिए कोई नीति नहीं है इनके पास, सिर्फ सत्ता लोलुपता है जो इनको गाली भी देने वालों को मेरे साथ लगाते हैं। तो कम से कम उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग इनको नहीं स्वीकार करेंगे जब ये उनके मान सम्मान की चिंता नहीं करते हैं। वो पूरी स्पष्ट तौर से हम ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीट जीतेंगे, आधी सीटें 80 की 80 सीट जीतेंगे। वो तो सर वक्त बताएगा। मैं क्योंकि अशोक जी का रुख कर लेती हूँ, मैं अनिल जी आपका रुख करूंगी। एक सेकंड में आ रही हूँ अनिल गर्ग जी, एक सेकंड। लेकिन उससे पहले अशोक जी इस बात का जवाब दीजिए, पीडीए फॉर्मूला जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, अखिलेश यादव की तरफ से भी इसका जिक्र बार बार किया गया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लगता है जाटलैंड पे कुछ कमाल करेगा? देखिए नेहा जी, जिस पीडीए का शोषण इन्होंने लगातार किया है, कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस उत्तर प्रदेश में 34 वाइस चांसलरों की नियुक्ति हुई और उसमें से 30 एक जात विशेष के थे, 4 सिर्फ पिछड़े दलित थे, 30 में 4। आप देख लीजिए आरक्षण की क्या स्थिति है। आज भी 2 साल से ऊपर हो गया नेहा जी, वो उसी लखनऊ के गार्डन में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बेचारे लाठी खा रहे हैं। अब किसी तरह से आचार संहिता लागू होने के बाद वहां से हटना पड़ा उनको। ये कौन कर रहा है ऐसा? अगर पीडीए के लोगों का शोषण कर रही भारतीय जनता पार्टी तो हम आवाज नहीं उठाएंगे, पीडीए के लोगों का आवाज उठाएंगे। और देखिए जो पीडीए समाज है उस समाज में ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब होता है, ए मीन्स अगड़े समाज भी है, ए मीन्स आदि आबादी महिलाएं भी हैं। तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछड़े दलित की बात करें, हम समाज के लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि ये तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनिल गर्ग जी, क्या नहीं लग रहा कि ये अगर जाटलैंड की खास तौर पे हम बात करें तो अगर 20% जाट है, मुस्लिम 30 से 40% है, दलित 25% से ज्यादा है, तो ये जो मुस्लिम और दलित है ये तो बढ़ जाएगा ना? नहीं लगता ऐसा कि बीएसपी की तरफ भी जाएगा, सपा गठबंधन की तरफ भी जाएगा और कुछ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की तरफ भी जाएगा? नहीं, आपको ये दो आंकड़े बताए थे ना, 2014, 2019, मैंने आपको इसलिए ही कोट किए थे जब पूरा मुस्लिम वोट एक तरफ था, लेकिन बाकी हिंदू वोट जो आप बोलते हैं, दलित बोलते हैं, जनरल है, वो सारा जब एक तरफ हुए तो 2014 में तो क्लीन स्वीप था। तो आप मान के चलिए अगर सारा मुस्लिम वोट पोलराइज होकर एक पार्टी के जाता भी है तो भी वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। हाँ, अगर सारे लोग मिल जाते हैं, जब आप बात पीडीए की करते हैं, अगर सचमुच पीडीए यहाँ पे था तो मैंने इसलिए 2019 का उदाहरण दिया। उस समय था जब एसपी और बीएसपी मिल गए थे तो मुल्क दलित और अल्पसंख्यक एक ही कोटे में आ गए, तो वो एक प्रभावशाली थे, 50% के आसपास थे और वो सीटों में बीएसपी के साथ ना आने से, इस गठबंधन में बीएसपी के साथ ना आने से इस लैंड पर कितना असर पड़ेगा? इस गठबंधन पर जो ये गठबंधन बनाया है इंडिया गठबंधन, कितना असर? पिछली बार 8 में से गठबंधन में 5 सीटें जीती थी, इस बार 0 सीट जीतने का चांस है। इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूँ इस बात को? देखिए यहाँ पे जब आप जाटलैंड की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो गन्ना एक बड़ी उत्पाद की बात रूप में आता है। आप मुझे बताइए पिछले 10 सालों में गन्ना की जो उत्पादन का जो प्राइस मिलों पे है वो कितना बढ़ा है, उससे पहले पिछले 10 साल में कितना बढ़ा था, कंपेयर करिएगा। दूसरी बात, जो मिल के द्वारा पेमेंट होती है गन्ना किसानों को अब कितनी स्मूथ है और पहले कितनी स्मूथ थी, उसको भी काउंट करिएगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आपको कोई लाभ मिलता है ना सरकार से, सरकार की सुविधा से कोई फायदा मिलता है तो आप उसको फिर बियॉन्ड आप पार्टी देखना शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं देखते भी इसमें जाति कौन सी है, धर्म कौन सा, तब आप ये देखते हैं इसने मेरा फायदा कराया सरकार ने तो इस पार्टी को वोट दे देना चाहिए। अभी अशोक भाई कह रहे थे पिछले आंदोलन की बात कर रहे थे, गैर राजनीतिक था। गैर राजनीतिक कभी कुछ नहीं होता।
जब भी किसान आंदोलन था उसको पिछली बार भी सपोर्ट किया था और इस बार भी सपोर्ट कर रहा है। इस बार तो पूरा का पूरा आंदोलन पंजाब सरकार के द्वारा, आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान के नेतृत्व में राजनीतिक रूप से आंदोलन किया जा रहा है। पूरी सुविधा लेके शंभू बॉर्डर तक लेके आए हैं किसानों को और वहां से उनको डेरा जमवा दिया है। तो गैर राजनीतिक कुछ नहीं है। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे 700 किसानों की शहादत हुई, तो जो देश के लिए सचमुच शहीद होते हैं आप उनका अपमान कहते हैं बात करके। 700 किसानों की मृत्यु हुई और वो मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु हुई, किसी ने रुपए कोई अत्याचार नहीं किया, किसी ने रुपए जुल्म नहीं ढाए, वो बड़े आराम से अच्छे 6 घंटों में अच्छी तरीके से रह रहे थे। स्वाभाविक मृत्यु हुई, ये बात आप उनको शहीद कैसे कह सकते हो। तीसरी बात, आपने 2022 में कहा कि ये दुगनी करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए 2022 से पहले मोदी सरकार जब 3 कानून लेके आई और शानदार कानून थे, आप लोगों को काला काला कह के आंदोलन को आगे वापस करा दिया। आप उनकी अच्छाई बुराई को देखते, उनको लागू, वो वैसे ही वैकल्पिक थे, आप लागू करते ना करते कम से कम किसानों को फायदा तो लेने देते, लेकिन आपने नहीं किया। अब मुझे बताइए, मोदी सरकार कोई एक मैकेनिज्म क्रिएट करती है और वो आपके लिए आय दुगना करने का एक फॉर्मूला लेके आते हैं, आप उसमें काम ही नहीं करने देते, तो क्या आपको डबल वैसे पैसे देते क्या? और एमएसपी की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ मुझे बताइए, एमएसपी तो ऑलरेडी आज भी मिलती है। आप एमएसपी अपनी कीमत में चाहते हैं कि एमएसपी की कीमत करने का फॉर्मूला आप जो बता रहे हो वो तो दूसरा फर्क है। एमएसपी नहीं है ऐसा नहीं, एमएसपी आज भी 5% में मिलती है। ठीक है, मैं आती हूँ। तो अशोक यादव जी, काउंट करती है। ठीक है अशोक यादव जी, देखिए विश्लेषण ये कहता है कि जो बीएसपी थी उसके साथ आपने गठबंधन से जब चुनाव लड़ा था उसका फायदा आप लोगों को मिला था कि दलित भी आपके पास आ गए थे, अल्पसंख्यक भी आपके पास आ गए, तो यही वजह थी कि 8 में से 5 सीटों पर आपने कब्जा कर लिया था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, आज वो स्थिति नहीं है। अब बीएसपी साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी साथ है। कांग्रेस पार्टी वो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि सबसे कम सीटें लेने वाली पार्टी थी। किस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में भी 1 सीट उत्तर प्रदेश से रायबरेली निकाल पाई थी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जिस उम्मीदों के साथ ये गठबंधन हुआ है उतना फायदा मिलेगा? क्योंकि पिछली बार भी यही आरोप लगाया था कि देखिए बीएसपी का वोट कन्वर्ट नहीं हो पाया, अब कांग्रेस के साथ गठबंधन। देखिए नेहा जी, आपने पिछले चुनाव, आप 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे राजनीतिक समीकरण पर 5 साल में कितना पानी भर चुका है इस राजनीतिक विचारधारा में। आप उस बात की अगर कंपेरिजन करेंगे इस बार, राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल चेंज है। चेंज इस पैटर्न पे है कि सिर्फ देश में मत करिए 5 साल पहले की बात, आप 2022 की बात करिए। मैं 2022 की बात अगर कर लेता हूँ नेहा जी, तो इसी 2022 में 37% वोट शेयर हम लोग गठबंधन को मिला था, जिसमें आरएलडी भी थी। 37% वोट शेयर था हमारा सारे लोगों का मिला के। तो वोट शेयर देखिए 37% हमारा था। नतीजा क्या रहा? ठीक, नतीजे की बात वही मैं करने जा रहा था। देखिए जो राजनीति होती है नेहा जी, आपको भी पता है कि अरिथमेटिक और केमिस्ट्री के फ्यूजन होता है। अगर आपका अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग है, केमिस्ट्री अगर कमजोर हो गई तो सत्ता से आप दूर हो जाएंगे। लेकिन इस बार नेहा जी जो स्थिति है, सिर्फ बाइपोलर फाइट इस देश में है। एक मोदी सरकार की विचारधारा के अनुरूप, एक मोदी सरकार की विचारधारा के प्रतिकूल। और जो मोदी सरकार की विचारधारा के प्रतिकूल की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ जो भी जनता है वो उसके लिए इंडिया गठबंधन एक प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। और वो जनता इंडिया अलायंस के साथ जो भी मोदी जी के विचारधारा को प्रभावित नहीं है, उनकी विचारधारा को लाइक नहीं करती है, वो जनता इंडिया गठबंधन के साथ खुले तौर पे जा रही है। बीच में जो भी दल की आप बात कर रही हैं वो दल निष्प्रभावी साबित हो जाएंगे। आप देखिएगा तो बहुत 2-4-5% का कुछ इधर उधर होगा तो होगा, नहीं तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होने जा रहा है किसी दल के बीच में आने से। सिर्फ इंडिया और एनडीए, तीसरा बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं दल है जो बीच में कोई अपना प्रभाव या अपना प्रभुत्व दिखा सके। इस बात को की तस्दीक सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कर रहे हैं। ठीक है अनिल जी, अनिल गोयल जी, क्योंकि देखिए 400 पार करना है तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से क्लीन स्वीप करना होगा, जाटलैंड में क्लीन स्वीप करना होगा। क्या लग रहा है कि वो हालात है 2014 में? नेहा जी बिल्कुल वही हालात हैं, उससे ज्यादा अच्छे हालात हैं। आप ये बात मान के चले कि इससे बड़ी बात ये नहीं होती कि राहुल गांधी कांग्रेस परिवार जो है वो अपनी जो उनकी पुश्तैनी सीट है उनको भी छोड़ करके भागे। इतनी बड़ी हलचल इनके अंदर मची, भगदड़ मची है, और वो सिर्फ मोदी जी के काम के आधार पर। आज आप ये देखेंगे जनता में किससे बुझेंगे तो आएगा तो मोदी। आज से पहले किसी चुनाव में ये चर्चा नहीं हुई होगी कि आएगा तो मोदी। यानी आप कहीं से बात करो, आम सड़क चलने वाली
का हित भाजपा के साथ है और पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि आपको भाजपा को ही आना है। और ये जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो उस बात को भाप रहे हैं और वो चुनावों को छोड़ करके भाग रहे हैं। और इस किस्म की भगदड़ आज से पहले कभी देखी नहीं गई। आज से पहले कोई भी राजनीतिक दल के बड़े लोगों ने चुनाव लड़ने से मना नहीं करा, टिकट मांगने की मारामारी होती थी। लेकिन ये जो स्थिति है वो ये है कि आज देश की जनता ने देश का भविष्य मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, ये मान चुकी है और देश की पूरी जनता मोदी जी को शराब पर बैठा लेगी। हमारा लक्ष्य 370 प्लस 400 पार है, लेकिन जनता 400 पार से कितना आगे लेके जाती है ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है रोहित जी, क्या वाकई एक तरफा चुनाव नजर आ रहा है क्या ये, कि अब जीतने और हारने की बात नहीं है, बात 400 पार की है? नहीं देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जो है वो 400 पार के लिए लड़ रहा है और जो विपक्ष है वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। स्थिति है विपक्ष के पास कैंडिडेट नहीं है, एक दिन पहले कोई ज्वाइन कर रहा है उसको अगले दिन घोषित कर देना है कैंडिडेट। आप इनकी स्थिति देखिए ना, कैंडिडेट लिस्ट उठा के देखिए आप इनकी, तो स्थिति ये है कि इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसकी टिकट काटेगी उसको ये ले लें। बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह का इंतजार कर रहे हैं, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कटे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा नेता गए हैं दूसरी पार्टियों से। बट ऑब्वियस है, जब भी अगर आपकी पार्टी का अगर स्वरूप पड़ता है, खैर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है बैठे हैं यहाँ पे आप तुलनात्मक जिस मर्जी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से आदमी नहीं है। अगर सबसे ज्यादा आदमी नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके लोगों ने कांग्रेस पार्टी से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा नेता है। नहीं, इनका कहना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो करते हैं, जो हमारे देश इसमें काम करने के तैयार हैं। भाजपा के उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जो हमारी नीति और हमारी नीति पर चलने को तैयार है। हमने धारा 370 पर हमने हमारे घोषणा पता, जब बीजेपी बनी थी, जब से जनसंघ के टाइम पे, चाहे धारा 370 हो, चाहे अयोध्या मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो और चाहे ये तुम्हारा आचार संहिता मामला हो, हमने अपने मुद्दे बदले नहीं है। और जिन्होंने हमारे मुद्दों का समर्थन किया है तो हमारे मुद्दों के साथ आने के लिए तैयार हैं, उनके लिए हमारे पर दरवाजे खुले हुए हैं। हम अपने उनकी वजह से अपनी नीति नहीं बदल रहे, अपनी नियत नहीं बदल रहे, अपना नेता नहीं बदल रहे। तो निश्चित तौर पर जो भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, किसी भी पार्टी से आ रहे हैं, वो हमारी नीति से सहमत है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को सहमत है, तो सबका स्वागत है, चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। नहीं, सबसे ज्यादा नेता तो भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन किया ना सर, दूसरी पार्टियों से आके सबसे ज्यादा नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अब कोई भी आ जाए तो वो एक अलग बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी सभी का स्वागत कर रही है तो एक अलग बात है, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। डूबती नाव में से सभी पूछते और 705 जो नाव नैया पार कर रही उसमें सभी बैठते। तो इसके अंदर कांग्रेस के कुछ नेता डूबती हुई कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे हैं, तो इसके अंदर कांग्रेस को मदद करना जो आत्मविश्वास होना और अति आत्मविश्वास से लबरेज होना, दोनों में अंतर है। नेहा जी अति आत्मविश्वास की बात नहीं, हमने कैंडिडेट डिक्लेयर कर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं, हम डोर टू डोर करना शुरू कर दिया है। अति आत्मविश्वास में ये बच्चे लड़ेंगे अभी तक जो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि हम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वोट पड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे। हम बिल्कुल आत्मविश्वास में नहीं है, हम तो पूरी चुनाव लड़ते हैं तो लड़ने की दृष्टि से लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं, हारमंडी के लिए नहीं लड़ते। और आप एक बात देखें, हमारा संगठन हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहता है, सरकार जनता की सेवा में 24 घंटे एक्टिव रहती है। ना हमारी सरकार शांत रहती है, ना हमारा संगठन शांत रहता है। संगठन 24 घंटे अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को ट्रेन करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है, और सरकार 24 घंटे देश की जनता की सेवा में लगी रहती है। और ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों पहिए बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पर अगर जहाँ हमारे विपक्षी दल है, विपक्षी दल तो इंतजार देखता चुनाव होने का, अपनी सीट 102 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा। अब वाकई देखने वाली बात है कि कौन कितने मजबूती के साथ इस चरण को लड़ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना।